हुआ था और उसी लड़के से ही बहुत तेज चॉकलेट की खुशबू आ रही थी। अविका उसके सामने थी और नाक चढ़ाकर सूंघने की कोशिश कर रही थी। वो लड़का अविका को देखकर कुछ भौचक्का सा हो गया, क्योंकि अविका एकदम से उसके सामने बिना कुछ सोचे समझे उसे ताकती जा रही थी। जब कुछ देर हुई तो वो लड़का जाने के लिए आगे बढ़ा, पर अविका ने उसे रोकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी। उसने मुड़कर देखते हुए कहा, जी। अविका बोली, तुमने कोई चॉकलेट खाई है क्या? लड़के ने जवाब दिया, नहीं, और अगर खाई भी है तो आप मुझे ऐसे विक्टिम बनाकर सवाल क्यों कर रही हैं? अविका बोली, मतलब आप मेरे सामने ऐसे खड़ी हैं जैसे मैं कटघरे में खड़ा हूं, मुजरिम हूं, और आप कोई वकील। अविका को कुछ गिल्ट फील हुआ और उसने कुछ सहजता से कहा, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। असल में मैं इतनी अच्छी खुशबू जो आपके कपड़े से आ रही है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये खुशबू कैसी है? लड़का बोला, ओहो, तो आप इस खुशबू की वजह से मेरे पीछे आई? ये चॉकलेट परफ्यूम की खुशबू है, ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है, और अक्सर कई लोग धोखा खा जाते हैं कि मैंने कोई डार्क चॉकलेट खा रखी है। अविका हैरान परेशान सी उसे देख रही थी। तभी उस लड़के ने अविका को देखते हुए कहा, अच्छा, क्या अब मैं चलूं या आपको कुछ और भी पूछना है? अविका बोली, अरे नहीं, थैंक यू। इतना कहा और लड़का बाहर निकल गया। लेकिन अविका के दिमाग में एक और सवाल पैदा हो गया। अब उसे समझ में आ रहा था कि अगर ये चॉकलेट परफ्यूम की खुशबू है और पिछले कई दिनों से नायरा के कपड़ों से यही चॉकलेट की खुशबू आ रही है, मतलब कहीं यही लड़का तो, हाँ, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। अविका ने जल्दी से बिल पे किया और जाकर यूवी के साथ गाड़ी में बैठते हुए कहा, यूवी, आगे जो लड़का है ना जिसने ग्रीन टी शर्ट पहनी है, उसके पीछे चलो जल्दी। युद्धवीर ने कहा, क्या हुआ अविका, तुम परेशान से दिख रही हो? अविका बोली, युद्धवीर जल्दी से गाड़ी उसके पीछे लो ना, मैं रास्ते में सब कुछ बताती हूँ। युद्धवीर ने गाड़ी उस लड़के के पीछे ले ली। तभी अविका ने बताया कि उस लड़के के कपड़ों से वही स्मेल आ रही थी जिसे हम ढूंढ रहे थे। अविका और युद्धवीर उस लड़के का पीछा करते हुए तकरीबन 2-3 किलोमीटर आ गए थे, लेकिन अचानक से वो लड़का एक पतली सी गली में बाइक को ले गया और ये दोनों वहीं रह गए, क्योंकि कार उस गली में नहीं जा सकती थी। जब तक अविका गाड़ी से उतरकर उसके पीछे जाती, उसकी गाड़ी आंखों से ओझल हो चुकी थी। अविका ने गाड़ी को लात मारते हुए कहा, शिट, जैसे तैसे हमें कोई क्लू मिला था और वो भी चला गया। यूवी, अब हम क्या करेंगे? युद्धवीर ने कहा, इट्स ओके, हम उस लड़के को देख चुके हैं और ओरोविल इतना भी बड़ा नहीं है कि वो मेरी नजरों से छुप सके। अब हमें ये पता करना होगा कि क्या ये लड़का कहीं से भी नायरा से कनेक्टेड है। आई मीन स्कूल बस, आश्रम या कहीं भी। इसकी शक्ल तो हम देख चुके हैं, तो हमें इस तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। डोंट वरी, मैं जल्दी उसको तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। अविका ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन खुशबू की वजह से हम ये तो नहीं कह सकते कि यही नायरा का गुनहगार है। युद्धवीर ने कहा, हाँ, नहीं कह सकते, लेकिन इस वक्त उस पर शक करना तो बनता है। चलो अब हम चलते हैं, वरना और देर हो जाएगी और नायरा की फेवरेट आइसक्रीम पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी। ठीक है युद्धवीर, हम और कर भी क्या सकते हैं। दोनों आश्रम की तरफ निकल गए। दूसरे दिन सुबह के 9 बजे युद्धवीर अपनी कैंटीन में पहुंच चुका था और जब उसने सामने देखा तो रंभा की शॉप भी खुली हुई थी, पर आज उस पर रंभा नहीं बल्कि मेनका थी। उसने जैसे ही युद्धवीर को देखा तो उसे देखकर दूर से हाथ हिलाते हुए कहा, हाय युद्धवीर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेनका। कुछ देर बाद ही वो भागती हुई युद्धवीर की कैंटीन में आ गई और चारों तरफ नजर घुमाते हुए देखते हुए कहा, वाह, आपकी कैंटीन बहुत अच्छी है। दीदी ने मुझे बताया था कि अभी कुछ दिन पहले ही आपने ये खोली है, लेकिन देखकर ऐसा तो नहीं लगता, और स्टूडेंट भी बहुत आ रहे हैं। युद्धवीर ने कुछ पेटीज ओवन में रखते हुए कहा, थैंक यू। वैसे क्या रंभा नहीं आएगी? मेनका ने बताया, नहीं, दीदी को आज मैंने फ्री कर दिया, वो घर पर बस रेस्ट करेंगी और मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, और जिस दिन दीदी यहाँ पर आएंगी उस दिन मैं अपने भाई को और घर को संभालूंगी।
मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं दीदी के साथ ही रहूंगी। ओके, देर आए पर दुरुस्त आए। एटलीस्ट तुम्हें ये एहसास हुआ कि तुम्हारी दीदी को, तुम्हारे घर को तुम्हारी जरूरत है, और अगर जरूरत पड़ने पर अपना कोई मिल जाता है तो बहुत हौसला मिलता है। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम अपनी बहन का साथ दोगी। मेनका बोली, हाँ, मैं अपनी बहन का साथ दूंगी। इतने दिनों से भटक रही थी, पर अब मुझे दिशा मिल गई है। जब मम्मी के रिलेशन के बारे में पता चला तो मैं बौखला गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं हर वक्त मम्मी के बारे में सोचती थी, लेकिन मम्मी को मैंने जब उस आहूजा के साथ देखा तो मेरे तन बदन में आग लग गई। पता नहीं क्यों आहूजा को देखते ही मुझे नेगेटिव थॉट्स आते थे। वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। युद्धवीर ने काम करते हुए कहा, हाँ, क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं था। मेनका ने पूछा, क्या आप भी आहूजा को जानते हैं? युद्धवीर बोला, आहूजा इसी शहर का है तो जाहिर सी बात है मैं पहचानता हूं। फिर आप जानते होंगे ना कि आहूजा कितना बुरा इंसान था। उसकी वजह से मैं गुस्से में बिना कुछ कहे घर छोड़कर चली गई थी, और तब से मैंने दीदी या मम्मी की खबर लेने की कोशिश भी नहीं की। मैंने अपना फोन नंबर भी बदल दिया था और ओरोविल से बहुत दूर चली गई थी। अब दीदी का मुझसे बात करने का कोई जरिया नहीं था। मेनका ने इतना बताने के बाद जब युद्धवीर ने कुछ नहीं कहा और उसकी बातें सुनकर बस अपना काम करता रहा, तो उसके आगे आकर उसकी आंखों में देखकर मेनका ने पूछा, क्या क्या आप ये नहीं पूछेंगे कि इन 2 सालों में मैं ठीक थी और क्या कर रही थी, कहां थी? युद्धवीर बोला, नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है और इसे पूछने वाला मैं कौन होता हूं? मेनका ने युद्धवीर के नजदीक आते हुए कहा, पर आपके लिए मैं पर्सनल नहीं हूं। मतलब ये कहना चाहती हूं कि मैं और मेरी फैमिली अब आपके लिए पर्सनल नहीं है। आपको सब कुछ तो पता है हमारी फैमिली के बारे में, और जो आपने किया है हमारे लिए वो हर कोई नहीं कर सकता। युद्धवीर ने कहा, पर अब तुम वापस आ गई हो, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? मेनका ने कहा, अब आप मेरे लिए अजनबी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूं और आपको बताना जरूरी है कि मैं इन 2 सालों से बेंगलुरु में थी और वहां जाकर एक ऐसे दलदल में फंस गई थी जहां मुझे अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं नजर आता था, जहां मुझसे ड्रग्स स्मगलिंग करवाई जाती थी। हमें मजबूर किया जाता था इस काम को करने के लिए, क्योंकि एक बार उन्होंने धोखे से हमसे ये काम करवाया, और जब मैंने 2-4 बार ये काम किया तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो मेरे वीडियो बना चुके थे। और जैसे ही जाने को हुई तो उन्होंने मुझे वो सारे क्लिप्स दिखाए जो काम उन्होंने धोखे से करवाए थे, और बस फिर मुझे उनकी हर बात माननी पड़ी। पिछले 2 सालों में जब चाहे, जैसे चाहे, अपनी मर्जी के मुताबिक वो मुझसे काम करवाते रहे और यहाँ वहां भेजते रहे। कभी दुबई तो कभी सिंगापुर, कभी मुंबई और कभी किसी जगह। कठपुतली की तरह हमें नचाते रहे। लेकिन इस बार ये इत्तेफाक था कि हमारे शिप ओरोविल के बंदरगाह से गुजरने वाला था, और बस मौका देखती उनकी आंखों में धूल झोंक कर यहां आ गई। जब शिप अपने ठिकाने पर पहुंचा तब कहीं जाकर उन्होंने देखा कि मैं उसमें नहीं हूं, और इस बात का उन्हें बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि मैं ओरोविल में उतरी हूं। वो मुझे ढूंढने भी लगे क्योंकि मेरे पास उनकी एक बहुत कीमती चीज थी। युद्धवीर बोला, पर तुम्हें ये सब करते हुए डर नहीं लगा? लगा था, मुझे बहुत डर लगा था, लेकिन जैसे ही मैंने ओरोविल की बीच को देखा तो मेरी फैमिली की यादें मुझे ओरोविल के अंदर खींच लाई। मैं सोच रही थी कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्योंकि एकदम से घर जाने की हिम्मत मेरी नहीं हो रही थी। लेकिन तभी मुझे भूख लगी और मैं लंच करने के लिए रेस्टोरेंट गई, और उन लड़कों से मेरा सामना हुआ। तब तुमने मुझे बचाया। युद्धवीर बोला, क्या पिछले 2 सालों से तुम स्मगलिंग कर रही थी? कर नहीं रही थी, मुझसे जबरदस्ती स्मगलिंग करवाई जा रही थी। मुझे उनकी हर बात माननी पड़ रही थी, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा माफिया है जिसने अपने चंगुल में कितनी लड़कियों को फंसा रखा है, जो उसके हाथ की कठपुतलियां बनकर रह गई हैं। युद्धवीर ने बोला, पर वो कीमती चीज क्या है जो तुम उस शिप से लेकर भागी थी? मेनका बोली,
हाँ, उस बैग में करोड़ों की हीरोइन भरी हुई है। पर तुमने कहाँ छुपा रखा है उसे? वो बैग बहुत सेफ्टी में है। बस मैं इंतजार कर रही हूँ कि कहीं कोई मुझे ढूंढता हुआ यहाँ ना आ जाए, तो मुझे वो वापस करना पड़ेगा हर कीमत पर। लेकिन इसलिए मुझे इंतजार करना होगा। हो सकता है उन्हें मेरा पता ना मिले, क्योंकि मैं बहुत सावधानी से यहाँ तक पहुंची हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे मुझे ढूंढ पाएंगे। युद्धवीर ने कहा, भला इतने छोटे शहर में वो क्यों आएंगे? उनका तो यहाँ कोई कांटेक्ट भी नहीं है। वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। मेनका बोली, ढूंढ लेते अगर मैं अपना ऑपरेशन नहीं करवाती तो। युद्धवीर ने कहा, मतलब? युद्धवीर, उन्होंने हमारी बाजू पर एक ऑपरेशन के द्वारा माइक्रोचिप लगाकर रखी थी और उससे उन्हें पता चल जाता था कि हम कहाँ हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने ऑपरेशन करके वो चिप निकलवा दी और फिर बैग लेकर यहाँ आ गई। प्लीज, क्या इन सब में तुम मेरी हेल्प करोगे? मैं जानती हूँ कि मैंने ये गलत किया है, लेकिन इसमें करोड़ों का सामान है और मैं हीरोइन सेल करके इस पैसे को किसी अच्छे काम में लगाना चाहती हूँ। उससे शायद मेरे गुनाह कम हो जाएं। मैंने जितने सालों तक ड्रग्स सप्लाई की है, अपनी फैमिली को छोड़कर गई थी, अपनी दीदी को इतना दुख दिया है। शायद इसी काम में ये पैसे लगाकर मुझे कुछ अच्छा लगे। युद्धवीर, मैंने आपसे जो भी कहा इसमें एक भी शब्द झूठ नहीं है, सब कुछ सच है। युद्धवीर बोला, हाँ, लेकिन मेनका, तुम मुझसे सिर्फ दूसरी या तीसरी बार मिल रही हो। तुम मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? मेनका ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, युद्धवीर, इन 2 सालों में मुझे कुछ मिला हो या ना मिला हो, मैंने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन इंसान के चेहरे को पढ़ना सीख लिया है। और मैं जानती हूं कि आप वो इंसान हैं जो बिना स्वार्थ हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते और सबके साथ खड़े रहते हैं। युद्धवीर बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त मैं तुम्हारी बात का क्या जवाब दूं। मुझे सोचने समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मेनका ने कहा, मैं आपको वक्त देती हूं, आप जितना भी वक्त चाहे आप ले लीजिए, पर अगर इस काम में कोई मेरी हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अच्छा, मैं अब शॉप पर जाती हूं, आप भी अपनी कैंटीन देखिए। मेनका अपनी शॉप पर चली गई और युद्धवीर उसके बारे में सोचने लगा। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन अपनी जगह सही है, पर शायद वो उसकी जगह होता तो वो भी यही करता। पर फिर भी गैर कानूनी काम तो गैर कानूनी ही होता है। अब करोड़ों की ड्रग्स को कहीं बेचना या किसी को देना भी गैर कानूनी है। ऐसे में मैं क्या करूं? अगर पुलिस को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो मेनका को सबसे पहले पकड़ेंगे। रंभा को कितने दिनों बाद खुशियां मिली है, वो अपनी फैमिली से मिली है, पर यह सुनकर वो और भी परेशान हो जाएगी और उस बेचारी का तो उसमें कोई दोष भी नहीं है। मुझे सोचना होगा कि मैं मेनका के लिए क्या कर सकता हूं।